हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का टर्म 2 का सेट 2 का सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके थे। उसमें 3 लेक्चर में आपका वीडियो अपलोड किए थे। सेक्शन ए का अलग था, सेक्शन बी का अलग था, सेक्शन सी का अलग था। और एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए हमको अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर डालना पड़ता है। आज भी हम लोग सेक्शन ए देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। और लास्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होगा कि टोटल क्वेश्चन कितना सेक्शन है। टोटल इसमें 3 सेक्शन है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 19 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है। जो आपका सेक्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इसमें आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं? आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का। इसी तरह जो सेक्शन बी है आपका, उसमें 8 to 14 तक जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसमें आपको हर एक जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 15 मार्क्स उसमें आ गया आपका। और जो लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 से 19 जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। और इसमें जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आ गया आपका 15 मार्क्स। चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट किए, हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। लिखता है इसमें सेक्शन ए जो है आपका, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ बनाना कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। पहला नंबर जो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलते व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। सब बोलता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है जबकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। तो वहां एक टर्म हम लोग यूज किए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टर्म है एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप करना? मतलब एस्केप कर जाना, वहां से भाग जाना। तो इसको समझाने के लिए आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक एग्जांपल हम लिए हैं, अर्थ लिए हैं, और एक हम लिए हैं मून लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं। कोई स्टोन को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये स्टोन जो है आपका, ये स्टोन जो है आपका कुछ हाइट जाने के बाद फिर वो वापस अर्थ पे वापस आ जाता है। वो अर्थ पे वापस आ जाता है। तो यहाँ बोलता है यदि हम उसका स्पीड को बढ़ाते गए तो कुछ और हाइट तक जाएगा और फिर वो अर्थ पे वापस स्टोन आ जाएगा। लेकिन इसका स्पीड को और भी बढ़ा दें, अर्थ पे वापस आ नहीं पाएगा। तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एस्केप स्पीड। कितना मिनिमम स्पीड आपको देना पड़ेगा अर्थ के फील्ड से बाहर ले जाने के लिए? तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 11.2। सॉरी, थोड़ा राइटिंग खराब है, माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप समझ में आ जाएगा, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, इसी तरह जो आपका मून का जो वैल्यू होता है, मून पे भी कोई चीज को बाहर फील्ड के बाहर ले जाने के लिए इसका जो स्पीड होता है, इसका स्पीड होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए जानिए, हम लोग को जानना ये था जी। देखिए यहाँ बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के, आपको पता होगा कि वो बहुत ही फास्टली मूव करते रहते हैं। तो वहाँ जो अर्थ का, मून का जो टेम्परेचर है, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो स्पीड है वो एस्केप स्पीड से अधिक है। यह बोल सकते हैं कि एस्केप स्पीड जो वहाँ मून का है वो आरएमएस वेलोसिटी से कम है। कहने का मतलब जो वहाँ पर आपका मून पे जो मॉलिक्यूल्स के स्पीड है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अधिक है। इसीलिए वहां के एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फील्ड से बाहर चले जाते हैं। वही लिखा हुआ यहाँ पर कि द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज लेसर देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ मून। देयरफॉर द गैस मॉलिक्यूल एस्केप। इसीलिए गैस मॉलिक्यूल वहां से क्या करते हैं? एस्केप कर जाते हैं। एंड हिंस मून कैन नॉट होल्ड एन एटमोस्फेयर। और वहां पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। पहले से यहाँ जी का मतलब जानिए आप। कैपिटल जी का मतलब यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका जो वैल्यू लिखा हुआ है F इक्वल टू GM1m2/r²। यहाँ पर हर एक का मतलब समझिए। F आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 और M2 आपको पता है कि दो बॉडी के बीच जो फोर्स काम कर रहा मास है, R क्या दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस है। चलिए इस फॉर्मूला के हेल्प से हम G निकाल लिए। R² को इधर ले गए, M1 M2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया था आपका डिवाइड में आ गया। चलिए यहाँ से G का वैल्यू निकल गया। और F का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, MLT-2 होता है। डिस्टेंस का क्या होता है? L होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर, इसलिए L का पावर 2 हो गया। M1 का डायमेंशनल फॉर्मूला M हो गया, M2 का डायमेंशनल फॉर्मूला M हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक M यहाँ से, एक M यहाँ से कट गया।
अब यहाँ पर देखिए m का पावर कितना बचा, ये 1 है और ऊपर चला गया तो m का पावर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए l को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे l का पावर 1 है और ये l का पावर 2 है, तो ये l का पावर 3 हो गया और यहाँ बच क्या t का पावर -3। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, m-1 L3 t-2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है विच इज मोर इलास्टिक, स्टील या रबर। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये इलास्टिक का मतलब क्या होता है। जैसे आपके हाथ में एक स्प्रिंग दे दिया गया तो आप उस स्प्रिंग को क्या करते हो, डिफॉर्म करना मतलब होता है जब उसमें फोर्स लगाते हो तो क्या होता है वो स्ट्रेच मतलब खिंचा जाता है या उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्प्रिंग को खींच देते हैं तो कुछ समय के बाद जब उसको आप दोबारा उसको छोड़ते हो, जो फोर्स आप लगा कर रखे हो तो दोबारा अपना पहले वाला पोजीशन पे आ जाता है, तो हम इस गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब सवाल उठता है कि स्टील और रबर आपको दिया गया तो ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रबर ज्यादा इलास्टिक होगा, क्यों, क्योंकि रबर ज्यादा खिंचाएगा। लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा स्टील जो होता है ज्यादा इलास्टिक होता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्यों, तो यहाँ बोलता है देखिए, यहाँ बोलता है कि यदि हम दोनों को एक जैसा स्ट्रेस, यहाँ एक टर्म आया स्ट्रेस और एक टर्म आया स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, स्ट्रेस का मतलब दबाव। यदि दोनों में एक जैसा हम फोर्स लगाएंगे यूनिट एरिया पे तो जो दोनों में खिंचाव जो ज्यादा होगा वो स्टील में होगा या फिर रबर में। इसका आंसर आपको पता है कि स्टील और रबर को जब हम एक जैसा खींचेंगे तो रबर ज्यादा खिंचाएगा, स्टील कम खिंचाएगा। तो बोलता है स्टील में स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। हम शुरू में ही बताया कि स्ट्रेस को आपको क्या कर देना है, स्ट्रेस को इक्वल रखना दोनों केस में। तो यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन में कैसा रिलेशन हो गया, y और जो s में रिलेशन आ गया आपका उल्टा रिलेशन आ गया, 1/s स्ट्रेन जो है आपका, तो ये उल्टा रिलेशन आ गया, जिसका s का वैल्यू कम होगा उसमें y का वैल्यू अधिक होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका यंग्स मॉडुलस हायर होगा, किसके लिए, स्टील के लिए, क्योंकि इसका स्ट्रेन का वैल्यू कम है, इसीलिए बोल सकते जिसका y यंग्स मॉडुलस का वैल्यू अधिक होगा उसका इलास्टिसिटी अधिक होगा। हिंस इलास्टिक स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए बोलता है रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है किसका, शियरिंग स्ट्रेस का और वेलोसिटी ग्रेडियंट का, किसका, फ्लूइड का। फ्लूइड बोलते हैं कोई भी चीज जो फ्लो करता है, इसमें लिक्विड भी आ जाएगा तो गैस भी आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है Fx/Av, जहाँ पर F आपका विस्कस फोर्स हो गया, X आपका डिस्टेंस हो गया, A आपका एरिया हो गया और V आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमरल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। बोलता है किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू मैच कर जाएगा। तो जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्लास 9th में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। टीसी यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है डिग्री सेल्सियस स्केल का, टीएफ दिखा रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल का। ये रिलेशन फॉर्मूला होता है यहाँ पर। बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है कि टीसी और टीएफ का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर दिए, टीएफ के जगह पे, यहाँ देखिए टीएफ के जगह पे क्या लिख दिए, टीसी लिख दिए। अब ये 5/9 इधर चला गया तो आपका हो गया 9/5। अब यहाँ पर देखिए टीसी ये प्लस में था, ये टीसी प्लस में था, इधर गया तो आपका क्या हो गया, माइनस में आ गया, ये आपका माइनस में आ गया। जब इसको इस बात को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया, 4/5 टीसी आ गया। 5 यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो कैसे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1 -160 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो आपका जो टीसी का वैल्यू आ गया कितना आ गया, ये टीसी का वैल्यू आ गया -40 डिग्री सेल्सियस। और अभी देखें जैसा कि टीसी किसके बराबर था, टीएफ के बराबर था, तो टीएफ का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। यदि कोई पार्टिकल एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन। यहाँ पे बोलता है कि जो फेज डिफरेंस होगा, दोनों के फेज में जो चेंजिंग होगा कितना का होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर देखिएगा, जो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज कितना, π/2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है राइट वन डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। बोलता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है, आपको एक ही अंतर लिखना है। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो भी वेव होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट करने के कारण ही वेव आपका प्रोपिगेट करता है। तो पार्टिकल का वाइब्रेट दो तरह से होता है, ये जो एरो मारा हुआ है आपका वेव का डायरेक्शन है। यदि पार्टिकल आपका किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल जो है आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह पार्टिकल आपका आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह जिधर वेव जा रहा है उसका पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है।
दो ही केस पॉसिबल है, या तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा या तो एलोंग वाइब्रेट करेगा। यदि एलोंग वाइब्रेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और यदि परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें दोनों में अंतर क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स along द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, जिधर वेव जाएगा, जिधर आपका वेव जा रहा है उधर ही पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जिधर वेव जा रहा है उसका आपका परपेंडिकुलर वेव वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा along और एक लाइन याद रखिएगा परपेंडिकुलर। along किसमें बोलना आपको, लॉन्गिट्यूडिनल में। कभी कभी एग्जांपल आपका पूछ सकता है, बेसिक सवाल याद है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल आपका साउंड वेव हो गया और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया वाटर वेव हो गया। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर